अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रीफिक्सेस है क्या होता है और उसमें कैसे कौन कौन से जो है ये वर्ड्स में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस कि प्रीफिक्सेस क्या होता है। ठीक है, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्सेस का मतलब होता है साक्य। ठीक है, प्रीफिक्सेस ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी वर्ड के आगे लगाते हैं। मतलब एक अल्फाज होता है, ठीक है, जिसे हम किसी भी वर्ड के आगे लगाते हैं, पहले लगाते हैं, मतलब सही है, पहले लगाते हैं, किसी भी वर्ड के पहले लगाते हैं इन प्रीफिक्सेस को। जैसे यहाँ पे डिस लिखा, मतलब अंग्रेज़ी में बहुत से अल्फाज डिस से शुरू होते हैं। ऐसे बहुत से अल्फाज आपको मिलेंगे जिसमें डिस का इस्तेमाल होता है, लेकिन डिस का मतलब जो होता है वो ये होता है कि मना करने के होते हैं। ठीक है, मतलब वही नफ़ी के होते हैं। यानी जिस तरह हिंदी में अगर कभी मतलब किसी भी लफ्ज़ से पहले डिस लगाएं तब भी लफ्ज़ के मायने जो होते हैं मुखालिफ हो जाते हैं, मतलब ना के हो जाते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में भी यही है कि अगर जैसे किसी भी लफ्ज़ से पहले हम डिस लगा देंगे तो इसके जो मायने होंगे वो क्या हो जाएंगे, नफ़ी में बदल जाएंगे, मतलब ना में बदल जाएंगे। और जो डिस वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन ज़बान का एक वर्ड है, ठीक है, से माखूज़ है ये जो है, ठीक है, ये क्या है, लैटिन ज़बान से निकला है ये जो डिस। ठीक है, इसी तरह और दूसरे लफ्ज़ों के शुरू में डिस लगा देने से मायने जो होते हैं मुनफी में बदले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि आई लाइक मैंगो मच, मतलब मुझे आम बहुत पसंद है। अगर इसके मतलब लाइक के पहले हम डिस लगा देंगे आई डिसलाइक मैंगो मच, तो इसका क्या मतलब हो गया? लाइक का मतलब था पसंद और डिसलाइक का मतलब क्या होगा? नापसंद, के मुझे आम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सही है, तो ये ऐसे मायने बदल जाते हैं कि लाइक था, अगर लाइक से पहले हमने डिस लगा दी तो ये क्या बन गया? डिसलाइक बन गया, मतलब नापसंद होना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेस, ठीक है, ग्रेस का मतलब क्या होता है? इज्जत करना। अगर इसके आगे हम डिस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिसग्रेस, और इसका मतलब होता है जलील करना। सही है। दूसरा है कि प्लेस मतलब होता है रखना। अगर इसमें डिसप्लेस मतलब लगा देंगे तो इसका क्या मतलब होगा? हटाना। प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, अब डिसप्लीज लगा देंगे तो ना खुश हो जाएगा। एग्री क्या होता है? मुत्तफिक होना, ठीक है, और डिसएग्री हो जाएगा तो ना मुत्तफिक होना, वही ना मुत्तफिक होना या मुखालिफ होना। ठीक है, सेटिस्फाई मतलब होता है मुतमईन होना और डिससेटिस्फाई मतलब गैर मुतमईन होना। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे हमने जैसे अन्य अल्फाजों के आगे इन्होंने डिस लगाया तो इसके जो मायने वो बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए। ठीक है, अब एक और आते हैं, हमारा प्रीफिक्स होता है आर ई। ठीक है, री, आर ई का मतलब होता है दोबारा लौट आना। ठीक है, डिस का मतलब क्या होता था? मुनफी होना। और जो मतलब ये जो आ रही है इसका मतलब क्या होता है? दोबारा लौट आना। ठीक है, ये लफ्ज़ भी क्या लातीनी ज़बान से ही माखूज़ है, यानी किसी भी लफ्ज़ से पहले इसके इस्तेमाल से इस लफ्ज़ के मायने में तकरार और तकमील पैदा हो जाती है। ठीक है, मतलब री का मतलब होता है दोबारा लौट आना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि असगर स्कूल शैल रीओपन ऑन 15 जुलाई। असगर का स्कूल 15 जुलाई को दोबारा खुलेगा। ओपन होता तो मतलब खुलेगा, अब ये इन्होंने रीओपन लिखा है मतलब दोबारा खुलेगा। ठीक है, तो इसका क्या मायने क्या होंगे? इसके मायने जो है बदल गए। ठीक है, अगर सिर्फ ओपन होता तो इसमें क्या होता है कि असगर का जो स्कूल है वो 15 जुलाई को खुलेगा, लेकिन इसमें क्या रीओपन लिखा है तो वो दोबारा खुलेगा, 15 जुलाई को फिर खुलेगा। तो ये क्या, दोबारा से जो चीज़ होती है ना उसके लिए हम क्या लगाते हैं? रीओपन लगाते हैं। सही है। अब जैसे इसी की तरह के और भी अल्फाज हैं, जैसे अगर फिल है, फिल मतलब होता है भरना, अगर इसके आगे आरी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दोबारा भरना, मतलब रीफिल। जॉइन है शामिल होना, इससे आगे आरी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? रीजॉइन, मतलब दोबारा शामिल होना। मतलब जो चीज़ दोबारा होती है उसके लिए हम आरी लगाते हैं, री लगाते हैं। ठीक है, मेक होता है बनाना, ठीक है, इसके आगे आरी लगा देंगे क्या बन जाएगा? रीमेक, दोबारा बनाना, फिर से बनाना। ठीक है, और इंटर था दाखिल होना, री इंटर तो दोबारा दाखिल होना। क्लेम होता है हक मांगना, ठीक है, रीक्लेम क्या? दोबारा हक मांगना है। न्यू नया को कहते हैं रीन्यू, दोबारा बनाना। ठीक है, मतलब दोबारा बनाना।
फंड का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, और रिफंड का मतलब होता है वापस करना, मतलब वही चीज़ दोबारा हो रही है ना, जिस सरमाया जैसे हम रिफंड जमा करते हैं, फिर रिफंड मतलब होता है वापस करना। अपीयर नज़र आना, रीअपीयर मतलब दोबारा दिखाई देना, गेन हासिल करना, रीगेन दोबारा हासिल करना। तो ये क्या, आज जहाँ पर आप जैसे ये भी एक प्रीफिक्स होता है, इसमें आरी जो होता है वो ये होता है कि इसमें दोबारा जो चीज़ हो रही होती है उसके लिए आरी लगाते हैं। जैसे फिल था, रिफिल हो गया मतलब दोबारा भरना, सही है। तो ये होता है आरी का इस्तेमाल, सही है। अब जैसे हमारा एक और प्रीफिक्स होता है वो होता है अन। अन के मायने होते हैं नॉट, जैसे काइंड है, ठीक है, जैसे अनकाइंड। तो इसमें क्या है, वो जो अनकाइंड होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, ना रहमदिल, मतलब वो रहमदिल नहीं है। काइंड में तो रहमदिल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर इसमें अन पहले लगा दिया जाए तो लफ्ज़ के मायने उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। और ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का है, जैसे ही इज़ काइंड वो रहमदिल है, और ही इज़ अनकाइंड तो वो रहमदिल नहीं है, ठीक है। यानी वो सख्त दिल है, ठीक है, रहमदिल ना होना, रहमदिल नहीं मतलब सख्त दिल है, सही है। यानी वो सख्त दिल है, इसका ये मतलब हो जाएगा। अनकाइंड रहमदिल नहीं है, ऐसा, सही है। अब जैसे अन का मायने क्या होते हैं, नॉट के, मतलब नहीं के, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस के मायने थे मना करने के, और इसके मायने है नहीं। जैसे अनकाइंड मतलब रहमदिल नहीं है, सही है, सख्त है। जैसे यहाँ पे कुछ जुमले के रिलायबल मतलब होता है काबिल एतमाद, अनरिलायबल नाकाबिल एतमाद। तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है ये अन। ट्रू होता है सच्चा, अनट्रू झूठा। फोल्ड होता है मुड़ा हुआ, अनफोल्ड जो होता है बगैर मुड़ा हुआ। टाई होता है बांधना, अनटाई खोलना। फॉर्चुनेट होती है नेक किस्मत, और अनफॉर्चुनेट होती है बदकिस्मत, सही है। सेटिस्फाई मतलब मुतमईन होना, अनसेटिस्फाई गैर मुतमईन होना। जस्ट से ठीक होता है, अनजस्ट गलत या नामुनासिब। इक्वल मतलब होता है बराबर, ठीक है, अनइक्वल गैर हमवार, ठीक है, गैर मतलब जो बराबर ना हो चीज़। इवन होता है हमवार, अनइवन गैर हमवार, ठीक है। और जैसे यहाँ पे होता है मैरिड मतलब जो शादीशुदा होता है, अनमैरिड गैर शादीशुदा, सही है। डू होता है करना, और अनडू मतलब ना करना या ख़राब करना। एबल मतलब काबिल, अनेबल मतलब नाकाबिल, सही है। तो ये मतलब ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो होता है अन का इस्तेमाल होता है। अन का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, ठीक है, जैसे काबिल एतमाद और ये नाकाबिल एतमाद, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है मेरे पास नॉन। जिस तरह अन लगाने से लफ्ज़ के मायने उल्टे हो जाते हैं, इसी तरह नॉन का काम भी अन की तरह ही होता है। मतलब नॉन का भी वही मतलब होता है और अन का भी वही मतलब होता है नॉट के, ठीक है। और ये लफ्ज़ भी क्या है, ये लातीनी ज़बान से ही निकला हुआ है नॉन, ठीक है। ये तो अंग्रेज़ी ज़बान का था, ये लातीनी ज़बान से निकला है, ठीक है। तो ये क्या है, लातीनी ज़बान का ये सही है। जैसे यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है, वायलेंस मतलब है ज़्यादती या सख्ती। नॉन वायलेंस का क्या मतलब हो जाएगा, पुरसुकून, सही है, नॉन वायलेंस पुरसुकून। वेजिटेरियन सब्ज़ी खोर होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन जो सब्ज़ी नहीं खाते। स्मोकर कौन होता है, सिगरेट पीने वाले, और जो नॉन स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीते। वर्किंग काम करने वाले को कहते हैं, नॉन वर्किंग काम ना करने वाले, ठीक है। जुडिशियल कानून को कानूनी कहते हैं, नॉन जुडिशियल गैर कानूनी होता है। रेसिडेंट क्या होता है, अपनी जगह पर रहने वाला, और नॉन रेसिडेंट क्या होता है, अपनी जगह पर ना रहने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन का इस्तेमाल, मतलब जो अल्फाज होता है उसका उलट मतलब बन जाते हैं नॉन और अन में, ठीक है। डिस में तो हम ना करते हैं सिर्फ, ठीक है। और री में जैसे एक चीज़ मतलब जैसे फिल था मतलब भरना, अब उसमें अगर री का इस्तेमाल हो जाएगा तो रीफिल बन जाएगा, और फिर उसका मतलब हो जाएगा दोबारा भरना, ठीक है। तो इनमें तो जैसे इतने उलट मायने नहीं हुए लिखे जितना जैसे इसमें हो गया। जैसे वायलेंस था ज़्यादती सख्ती, नॉन वायलेंस का क्या मतलब हो गया, पुरसुकून हो गया, मतलब मायने बिल्कुल उलट हो गए। तो नॉन और अन में ये होता है कि इन दोनों में से मायने बिल्कुल ही उलट हो जाते हैं, सही है। नेक्स्ट है मेरे पास मिस का, ठीक है। अब जैसे मिस का क्या का मतलब, ये जो मिस है कहाँ लगता है, ये जो मतलब लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ों के मायने को उल्टा कर देने का है, ठीक है। मतलब इसका जो काम है वो ये है कि लफ्ज़ों के मायने को उल्टा कर देता है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी ज़बान का है, ठीक है। और इस लफ्ज़ के लगाने से जुमले का मतलब जो होता है वो उलट हो जाता है, ठीक है।
मतलब जो जुमला है उसका मायने बिल्कुल उलट हो जाता है। सही है, जैसे फॉर्चून होता है किस्मत, मिस फॉर्चून लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बदकिस्मत। ठीक है, अब जैसे अनफॉर्चुनेट था तो उसका भी यही मतलब था। ठीक है, मिस फॉर्चुनेट का क्या है, बदकिस्मती या बदकिस्मत। यूज़ जो होता है इस्तेमाल होता है, मिस यूज़ मतलब गलत इस्तेमाल करना। अप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ़ करना। ठीक है, और मिस अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, तारीफ़ ना करना। बिहेव मतलब बर्ताव होता है और मिसबिहेव मतलब बुरा बर्ताव करना। मैनेजमेंट मतलब इंतज़ाम होता है और मिस मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के आगे मिस लगा देंगे क्या हो जाएगा, बद इंतज़ाम मतलब बद इंतज़ामी। सही है, फॉर्म तरतीब देना होता है और मिस फॉर्म गैर तरतीब देना। कैलकुलेट मतलब होता है शुमार करना और मिस कैलकुलेट का क्या मतलब होता है, गलत शुमार करना। ठीक है, मतलब कैलकुलेट जो हम करते हैं शुमार करना होता है, मिस कैलकुलेट करते मतलब अगर कोई गलती हो जाए हमसे कैलकुलेशन में तो वो क्या हो जाएगी, मिस कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब हमने गलत मतलब सही से कैलकुलेशन नहीं की, तो ये वो है। सही है, तो ये है। सही है, ठीक है, तो ये थे कुछ मतलब प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके प्रीफिक्सेस समझ आएगा। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, ठीक है, जो है सिंगुलर और प्लूरल। तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। जैसे आपको पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब वाहिद, प्लूरल मतलब जमा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वाहिद सिर्फ एक अदर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब जो आपको ये पता है कि जो वाहिद होता है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो प्लूरल होता है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जमा में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन के आखिर में एस या एस लगाते हैं। ठीक है, जो जमा होते हैं चीज़ें नाउन में, ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब ये है कि एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं। जो एस है वो हर जगह लगता है लेकिन वो सिंगुलर में लगता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में एस और एस का इस्तेमाल था। एस जो है सिंगुलर में ही लगता है। ठीक है, प्लूरल में इसका कोई काम नहीं होता। सही है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले। ठीक है, अब जो ईएस है ना वो सिर्फ वहाँ लगता है जिस जो है लफ्ज़ के आखिर में वोवेल आता है। ठीक है, जिस लफ्ज़ के आखिर में जो होता है वोवेल आता है और ईएस वहाँ भी लगता है। जैसे ये तो क्या हो गया, ये एक दूसरी मतलब हो गया। जैसे प्रेजेंट टेंस अगर जैसे जो है ईएस वहाँ भी लगता है जिसके जो मतलब वर्ड्स है, जो मतलब हमारा वर्ब है, जो मतलब CH, SH, X या SS या O पर ख़त्म हो रहा हो ना उसके आगे भी ईएस लगता है और जो वोवेल्स पे ख़त्म हो रहे हैं वर्ड्स उनके आगे भी ईएस लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि मैंगो। ठीक है, मैंगो है। ठीक है, अब जैसे इसके लास्ट में क्या है, वोवेल है, O है। ठीक है, तो क्या ईएस लग गया। ठीक है, अब जैसे लास्ट में अम्ब्रेला ए आ रहा है, वो भी ला रहा है, ईएस लग गया। एप्पल में जो है एस, जैसे यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया। जमा बनाया तो एप्पल्स बन गया, ऑरेंज बनाया तो ऑरेंज बन गया। ठीक है, तो एस तो हर जगह ही लगता है, मतलब लग जाता है। ठीक है, ज़्यादातर सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में तो इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ईएस जो होता है जहाँ लगता है जब वोवेल होता है लास्ट में, और क्या होता है जहाँ पे SH, CH, SS, X और O आए तो उसके आगे भी ES लगते हैं। सही है, अब जैसे लिखा है अगर लफ्ज़ के आखिर में E आए तब S ही लगाते हैं। ठीक है, अगर जैसे किसी भी लफ्ज़ के आखिर में E आ रहा है तो उसको जमा करना है, मतलब उसको वाहिद से जमा में बनाना है, सिंगल से प्लूरल बनाना है, तो क्या S लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे ट्री है तो ट्रीज़ बन गया। ठीक है, ट्री है तो ट्रीज़ बन गया। ठीक है, जैसे ट्री है तो ट्रीज़ बन गया। ठीक है, जमा में ईएस दीगर अल्फाज में भी इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज़ के आखिर में एसएस आने पर कैसे होगा, वही मैंने आपको बताया था कि एसएस आ रहा है तो ईएस लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एसएच आ रहा है तो क्या लग जाएगा, जैसे यहाँ पे एसएच आ रहा है तो यहाँ पे जब भी ईएस लगेगा। ठीक है, तो ईएस का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। अब जैसे यहाँ पे CH आ रहा है तो जब भी ईएस लगेगा, एक्स आ रहा है तो ईएस लगेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर लफ्ज़ के आखिर में F या FE हो तब जमा बनाते वक्त F या FE को हटाकर VES कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी लफ्ज़ है, यहाँ पे लिखा है नाइफ़। ठीक है, नाइफ़ है, नाइफ़ के आगे FE आ रहा है। ठीक है, इसको मतलब FE को हटा के क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। जैसे ये रहा, VES लगा दिया। ठीक है, अब जैसे थीफ के लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है तो F को हटा के क्या लगाएंगे, VES लगा देंगे।
सही है। अब लीव्स जो है एफ आ रहा है, ओनली एफ आ रहा है तो वी एस लगा दिया, ठीक है। मतलब जिस वर्ड्स के आखिर में एफ या एफ ई आए, ख़त्म हो ऐसा कोई भी वर्ड जो एफ या एफ ई पर, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो। सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव मतलब होता है देना। सही, वैसे तो अंग्रेज़ी में गिव के मायने हैं देना, ठीक है। प्रीपोजिशन को गिव में जोड़ देने से दूसरे मुख्तलिफ मायने निकलते हैं। मतलब गिव के आगे अगर हम कोई और अल्फाज लगा दें तो कैसे, मतलब उसका मायने कैसे हो जाते हैं। जैसे गिव अवे, गिव के आगे अवे लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, बांटना। गिव ऑफ मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। गिव के आगे इन, कोई भी ये प्रीपोजिशन आ रहे हैं ना, गिव के आगे इन लगा देंगे तो क्या होगा, हारना। और गिव अप मतलब होता है छोड़ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि गिव अप नहीं करना, मतलब छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, तो ये क्या होता है, गिव अप मतलब छोड़ना। सही है, हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप। गिव अप, गिव वे मतलब पसपा होना, ठीक है। और गिव एंड टेक लेना देना, ठीक है, कि मेरा इससे कोई लेना देना तो नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, गिव एंड टेक। सही है। गिव फोर्थ मतलब होता है छापना, और गिव वन सेल्फ एयर मतलब हवाबाजी में रहना। गिव के अगर आउट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बताना। और गिव के आगे चेस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पीछा करना। गिव चेस मतलब होता है पीछा करना। गिव ग्राउंड मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। और गिव अ गुड अकाउंट ऑफ मतलब होता है अपनी काबिलियत मशहूर करना। अगर गिव के आगे हम अ गुड अकाउंट ऑफ लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अपनी काबिलियत मशहूर करना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिव एंड टेक, इसको आप लगा सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, बना सकते हैं, लेना देना, ठीक है, गिव एंड टेक। सही है। अब जैसे यहाँ पे ना एक और आपको दिख रहा होगा गेट, गेट मतलब अब जैसे हम गेट का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है। अब गेट के आगे अगर हम कुछ और अल्फाज लगा दें तो वो कैसे बन जाएंगे, गेट बैक मतलब होता है वापस आना, गेट थ्रू मतलब होता है कामयाब होना, पढ़ना, ठीक है। गेट अबाउट मतलब होता है चलना फिरना, और गेट अप मतलब होता है सोकर जागना। तो मतलब जैसे हमने गेट के आगे कुछ वर्ड्स लगा दिए तो वो अलग मीनिंग ही बन गए, ठीक है, अलग मीनिंग उसकी हो गई। जैसे गेट अबाउट मतलब चलना फिरना, गेट अबाउट, ठीक है। गेट अप वो तो आपको पता है, गेट अप मतलब होता है सोकर उठना, ठीक है। गेट बैक वापस आना, गेट थ्रू कामयाब होना या पढ़ना। सही है। नेक्स्ट है अभी जैसे गेट गोइंग मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। जैसे हम भी कोई भी जैसे काम होता है तो उसके लिए हम गेट गोइंग भी लगा सकते हैं। सही है। गेट ऑफ मतलब सफ़र शुरू करना, गेट इन दाखिल करना, गेट ऑन विथ मतलब निभाना, ठीक है। गेट ऑन विथ निभाना, गेट इन मतलब दाखिल करना। सही है। गेट आउट निकालना, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल जुमला है हम, ठीक है। हाँ, ये तो आपको पता होगा कि गेट आउट मतलब क्या होता है। गेट टुगेदर मतलब जमा करना, ठीक है, गेट टुगेदर। अब जैसे पुट है, पुट के आगे अगर हम कोई भी प्रीपोजिशन लगा देंगे तो कैसे होगा, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, पुट इन मतलब रखना होता है, पुट एन एंड टू मतलब ख़त्म करना। जैसे ख़त्म करने के लिए हम पुट एन एंड टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। और पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। जैसे यहाँ पे एक मतलब एक तरह से आ रहा है, फ्रेज ही कहते हैं आप इसको, ठीक है। क्या बन जाएगा, पुट टू द स्वॉर्ड मतलब मौत के घाट उतारना। तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। सही है। अब जैसे नेक्स्ट है पुट आउट मतलब निभाना, सॉरी बुझाना, ठीक है। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। सही है। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, उतारना या टालना। सही है। और पुट डाउन बगावत को कुचल देना, पुट डाउन, ठीक है। और पुट अप पेश करना, पुट टू फ्लाइट मतलब भागने का पुख्ता इरादा, ठीक है। जैसे भागने का पुख्ता इरादा, इसके लिए हम क्या लफ्ज़ लगाएंगे, पुट टू फ्लाइट, ठीक है। और पुट बाय मतलब बचा कर रखना, ठीक है। तो ये जैसे ये आए, ठीक है, कि मतलब पुट टू द स्वॉर्ड, ठीक है, जैसे ये आए। और ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं ना इनको हम फ्रेजेस कहते हैं। सही है। तो जो पुट के आगे अगर हम ऐसे अल्फाज लगा देंगे तो इसकी मीनिंग जो हो जाएगी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। पुट के आगे कोई भी प्रीपोजिशन लगा दिया या फिर ऐसे मतलब लगा दिए वर्ड्स, स्वॉर्ड आ गया, ठीक है, फ्लाइट आ गया, तो इससे क्या होता है, चेंज बिल्कुल हो जाएगी। आप इसको जैसे कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आप मतलब इनके मायनों के साथ अपनी इसको कॉपी भी कर सकते हैं। सही है। ताकि आप अपने रोज़मर्रा के जो है सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है।
ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कुछ और होते हैं ना, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आए जिसे हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पुट इन रखना, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं आप इसको अपनी मतलब इसको कॉपी कर सकते हो इसके मतलब मीनिंग के साथ, ताकि आप इसको मतलब इसके सेंटेंसेस बनाकर इससे मतलब प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है, ठीक है। गो मतलब होता है जाना। अब गो के आगे कुछ लफ्ज़ लगा देंगे तो कैसे बनेगा, गो आउट मतलब बुझ जाना, ठीक है। गो थ्रो गौर से पढ़ना, ठीक है। गो इनटू तहकीक करना। गो इन फॉर मतलब इम्तिहान लेना। गो इन फॉर मतलब इम्तिहान लेना, ठीक है। गो अबाउट कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ है गो अप मतलब भाव बढ़ जाना। तो क्या है, भाव मतलब जैसे कीमत बढ़ जाना, सही है। गो ऑफ मतलब क्या होता है, चल जाना। अब ये गो ऑफ किसके लिए इस्तेमाल है, गन के लिए, गन वगैरह के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा चल जाना, सही है। गो ऑफ उसके लिए इस्तेमाल होता है। गो ऑन जारी रहना, ठीक है। गो हैंड विथ मतलब परेशान होना। एक तो परेशान के लिए हम वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एक ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गो हैंड विथ। गो डाउन नीचे आना, ठीक है। तो ये लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। गो अबाउट कोशिश करना। ट्राई मतलब भी कोशिश करना होता है, तो ये 2 वर्ड्स हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको एक अल्टरनेट वर्ड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, तो आपको और आसानी हो जाएगी। मतलब इसके वर्ड्स के साथ आप मीनिंग भी कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए सेंटेंस बनाने में, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे और ये जो वर्ड्स हैं ये भी समझ आएंगे। अगर हम इसके आगे ये वर्ड मतलब लगा देंगे प्रीपोजिशन गो के आगे या पुट के आगे, तो ये ऐसे चेंज हो जाएंगे इनके वर्ड्स, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस भी समझा था, सिंगुलर प्लूरल मतलब भी समझे थे कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में तो आपको पहले ही पता होगा, तो मैंने थोड़ा और बता दिया आपको, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि अगर इस लफ्ज़ के आगे ये लफ्ज़ मतलब प्रीपोजिशन कोई लगा दें या फिर कोई लफ्ज़ लगा दें तो उसके कैसे मायने बन जाते हैं, ठीक है। तो वो आज हमने समझा था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज जो मैंने समझा है आपको वो भी समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।